हाय स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है इसका सीधा सीधा लिंक जो है ना वो डिमांड चैप्टर से है। सर ऐसा क्यों? देखो, डिमांड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड फॉल होगी, प्राइस फॉल होने पर डिमांड इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं आपने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ा कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है। उनका रिलेशन पढ़ा हमने, नेगेटिव था कि प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं नॉर्मल कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है हमने अब तक पढ़ा इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि प्राइस का रिस्पॉन्स जब आएगा, जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, कितना होगा। अगर मैं बात करूं कि हम रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करना चाहते हैं डिमांड की, क्या मेजर करना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्स जो डिमांड में आता है वो सिर्फ प्राइस से नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड में रिस्पॉन्स लेके आते हैं। जैसे कि आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा कि प्राइस ऑफ गिवन गुड, उससे डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, उससे डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर चेंज होगी तो डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा। लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तो डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा। मतलब डिमांड में रिस्पॉन्स तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मेन प्राइस इलास्टिसिटी की। क्लास 11th के सिलेबस में आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड करना है और अच्छे से करना है। तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। व्हाट इज इलास्टिसिटी? अगर मैं एक छोटे से वर्ड में इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? सर, इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस तो समझ में आ गया, लेकिन किसकी रिस्पॉन्सिवनेस? तो मैं बोलूंगा कि डिमांड का रिस्पॉन्स, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस। सर क्यों? ड्यू टू, आप सबको पता है प्राइस चेंज होगा तो भी डिमांड में रिस्पॉन्स आना है, इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होगी डिमांड में रिस्पॉन्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मेन हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अंदर आप 5 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। किसका रिस्पॉन्स? सर, डिमांड का रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको मीनिंग, व्हाट इज इलास्टिसिटी। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग अलग होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग अलग होगा। पहले बताऊंगा इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ responsiveness of demand, degree of responsiveness of demand due to change in factors affecting demand। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रिस्पॉन्स की। किसके रिस्पॉन्स की? डिमांड के रिस्पॉन्स की। अब डिमांड में रिस्पॉन्स जो आएगा वो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की वजह से आ सकता है। अब अगर बात करूं कि डिमांड में रिस्पॉन्स किसकी वजह से आ सकता है, तो सर डिमांड में रिस्पॉन्स जो आ सकता है प्राइस से आ सकता है। तो उसके लिए हम पढ़े हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके लिए क्या पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके क्लास 11th के सिलेबस में ये वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिमांड में रिस्पॉन्स जो आता है वो इनकम से भी आ सकता है, उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी हमारे पास होती है। डिमांड में रिस्पॉन्स जो आता है वो प्राइस ऑफ अदर गुड से भी आ सकता है। सर कैसे? हम पढ़ते थे ना कि टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ये रिस्पॉन्स है, चेंज हो रहे हैं एक के प्राइस, डिमांड में रिस्पॉन्स आ रहा है दूसरी गुड के। तो एक का प्राइस दूसरे गुड की डिमांड, इसे बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है।
इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, बहुत इलास्टिसिटी होती है। हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत छोटा सा हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है, इसे हम अच्छे से करेंगे। तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूछा जाएगा आपसे अगर, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब आपसे पूछा गया प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जब डिमांड में रिस्पॉन्स आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। उस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करना इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिमांड चैप्टर में हम पढ़ते थे कि प्राइस और डिमांड का डायरेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। वहां पर हमने एक बार भी डिमांड का मैग्नीट्यूड मेजर नहीं किया कि डिमांड किस टर्म में कहां तक जा सकती है। अगर मैं आपको बोलूं कि लॉ ऑफ डिमांड जो था वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट था, आपको याद होगा सर, यस। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्यों? ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। हम डिमांड के रिस्पॉन्स को मेजर करना चाहते हैं, हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोला गया क्वांटिटेटिव कंसेप्ट और लॉ ऑफ डिमांड को सिर्फ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। अब देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक सिंपल डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, वो क्या है। अगर अब तक किसी को समझ में नहीं आया कि इलास्टिसिटी है क्या, तो सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड का रिस्पांस मेजर करना। कितने डिग्री रिस्पांस आया डिमांड में, कितने परसेंटेज रिस्पांस आया डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए, रिस्पांस निकालते कैसे हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं मैं पूरे चैप्टर में अब बात करूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिनोट करते हैं इसको ईडी से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय, अब रेशियो है तो डिवाइड तो करेंगे ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए कि किसी एक्स वाई जेड किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस 10% से कम हो गए और जो डिमांड है उसकी वो 20% से बढ़ गई। तो ध्यान से देखें, आपने डिवाइड किया फॉर्मूला के हिसाब से, आपका आंसर आया 2। इसका मतलब ये 2 क्या है? ये 2 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे निकाला सर? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको पता हो कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है, डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला क्या है? ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दैट्स इट। अब ध्यान से एक बात को नोट करें कि प्राइस अगर कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। प्राइस कम हो रही है मतलब -10% लिख सकता था, -10% लिख सकता था क्योंकि प्राइस कम हो रहे थे, और डिमांड 20% से बढ़ रही थी +20%। आपका आंसर देखा जाए तो -2 आया। आपका आंसर हमेशा माइनस में आ रहा है। माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिव। आप माइनस साइन से जज ना करें कि आंसर एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक है। मैं ये क्या बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। आपका आंसर हमेशा 2 तो नहीं आएगा। आपका आंसर जो प्राइस इलास्टिसिटी का आ सकता है, जो डिग्री आपकी आ सकती है, वो 5 तरह की हो सकती है। मैंने बोला था आपको कि हम 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। जो आपका आंसर आया अभी 2 आया, 2 बोलो, आप -2 बोलो, लेकिन आपका आंसर हमेशा 2 या -2 तो नहीं आने वाला ना। इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी कुछ डिग्रीज हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं डिग्रीज। डिग्रीज बोल लो, टाइप्स बोल लो, दोनों आप बोल सकते हो। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अब जो शुरू हो रहा है। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज हमारे पास 5 है। सबसे पहला, आपका आंसर इलास्टिसिटी का 1 आ सकता है, जिसे बोलेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 1 अगर आपका आंसर आता है, कब आता है, कैसे आता है, क्या होता है, सब बताऊंगा डिटेल में। आपका आंसर 1 से बड़ा भी तो आ सकता है, अभी 2 आया आपका आंसर, उसे बोलेंगे मोर देन 1, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या मोर इलास्टिक। आप इसको सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हैं।
आपका आंसर एक से कम भी आ सकता है, उसे बोलेंगे लेस इलास्टिक, या फिर इसको आप इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगा इन सब डिग्रीज को, अभी सिर्फ आप नाम याद रखें मैं क्या बता रहा हूं। आपका आंसर 0 भी आ सकता है इलास्टिसिटी का, उसे बोलेंगे आप परफेक्टली इन इलास्टिक। दोस्तों ये जो नाम बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी है, इन नाम से ही आपका काम बनेगा। नाम नहीं आती तो आंसर नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में आप। आपका आंसर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड भी आ सकता है, इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन 5 डिग्रीज को डिटेल में आपको समझाऊंगा, मेरी बात समझिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर देता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है। इट इज द रेशियो, क्या बोल सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आप चाहें तो एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी बिल्कुल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालनी है, मतलब आपको डिमांड का रिस्पांस निकालना है, डिमांड के रिस्पांसिवनेस को मेजर करना है, मतलब कि आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आंसर आपका 1 आए, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 आए या नॉट डिफाइंड आए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर 1 कब आ सकता है, 1 से बड़ा कब आ सकता है, 1 से छोटा कब आ सकता है, आपका आंसर 0 कब आ सकता है, और नॉट डिफाइंड भी कब आ सकता है। इन्हें बोलते हैं डिग्रीज। अगर क्वेश्चन पेपर में आया कि एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप ये 5 डिग्री समझा सकते हैं, इसके अलावा कोई डिग्री नहीं होती है। तो सबसे पहले समझाऊंगा मैं आपको ईडी इक्वल्स टू 1, कि आपका आंसर प्राइस इलास्टिसिटी का 1 कब आएगा। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि 1 को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपको हर एक डिग्री में फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के बिना नहीं हो पाए। आपका आंसर 1 कब आएगा, सुनिए ध्यान से। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ध्यान से देख के बताइए कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका आंसर 1 कब आएगा। मेरे हिसाब से अगर प्राइस में भी 10% का चेंज है, डिमांड में भी 10% का चेंज है, आपका आंसर 1 आ जाए। जरूरी है कि 10 हो, 20%, 20%, 50%, 50%, आंसर तो 1 ही आना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is equal to is equal to percentage change in price। जितना चेंज क्वांटिटी डिमांड में हुआ है उतना ही चेंज अगर प्राइस में हो, when percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price, it is called unitary elastic demand। it is called unitary elastic demand। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर डिमांड में चेंज 10% का है, मान लो 10% प्राइस कम होने की वजह से डिमांड भी किसी प्रोडक्ट की 10% से बढ़ गई, तो मैं बोलूंगा कि आपका आंसर जो आने वाला है अभी वो 1 आने वाला है। देखो, प्राइस 10% से कम हुए, डिमांड 10% से बढ़ गई, आपका आंसर आया -1। आप बोलोगे सर ये 1 थोड़ी, तो -1 एक से कम। बेटा माइनस साइन सिर्फ ये शो करने के लिए कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव। देखो आपका आंसर हमेशा माइनस में आने वाला है। अगर आपका आंसर -1 आया तो इसे आप बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। आप वैल्यूज को देखेंगे, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, वो सिर्फ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा इसका डायग्राम बनता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक्स एक्सिस पे
और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे पहले आप वो समझिए। एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे आप लिखिए प्राइस। आपको एक इनिशियल प्राइस और एक इनिशियल क्वांटिटी जरूर लेनी पड़ेगी। इनिशियल प्राइस था ओपी और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड जो थी मेरी वो थी ओक्यू। यहां तक आपको हमेशा लेना पड़ेगा हर डाटा। अब आपने ये दिखाया कि प्राइस 10% से कम हुआ है और डिमांड भी 10% से ही बढ़ी है, दोनों में सेम सेम चेंज है। अब पहले आप प्राइस को कम करके दिखाएं, पी से P1 10% से, क्योंकि आपने 10% लिया एग्जाम्पल में। प्राइस 10% से कम हो गए और डिमांड 10% से बढ़ रही है। अब बढ़ेगी कहां पर? राइट साइड में, Q से Q1 आगे की तरफ जाएगी ना। तो आप ये ध्यान रखें जितना गैप आपने प्राइस का लिया इतना उतना ही गैप आप डिमांड का लें, क्योंकि आपको बराबर बराबर चेंज दिखाना है दोस्तों। प्राइस 10% से कम हुआ, डिमांड भी 10% से बढ़ाई मैंने। ये दोनों गैप बिल्कुल सेम होने चाहिए प्राइस का और डिमांड का। इस केस में आपका डिमांड कर्व जो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है, क्योंकि अगर एक्स और वाई एक्सिस में जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उनका चेंज सेम सेम होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आ सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा डायग्राम क्यों बनाया, डिमांड का स्ट्रेट लाइन तो बन सकता था। बिल्कुल, आपका डिमांड का स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा केस बताया कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बन सकता है, लेकिन आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 10% प्राइस कम होने से 10% डिमांड बढ़ी है, आपका डिमांड कर्व ऐसे भी जा सकता था। दोनों ही डायग्राम आपके करेक्ट होते हैं। जो ये वाला फर्स्ट वाला केस है ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है। अगर आ जाए कि एजी इक्वल टू 1 के केस में डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, आप बोल सकते हैं सर डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकती है। तो आपने अभी इलास्टिसिटी निकाली, आपने डिमांड का रिस्पॉन्स निकाला, इसे ही बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो रिस्पॉन्स कैसे निकाला? आपने परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डिवाइड कर दिया दोस्तों परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आपका आंसर जो आया वो आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज -1। इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस तरह से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। अब आपका आंसर 1 तो आ गया, क्या आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता? सर बिल्कुल आ सकता है। आपका आंसर 1 से बड़ा कब आएगा चलिए देखते हैं। तो मैं बताता हूं आपको व्हाट इज ईडी मोर देन 1। आपका आंसर 1 से बड़ा कब आएगा? इसका नाम क्या था? इसका नाम था मोर इलास्टिक, या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर सिर्फ इसको आप इलास्टिक भी कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका आंसर जो इलास्टिसिटी का वो 1 से बड़ा कब आएगा? फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर मुझे समझ में आता है कि आंसर 1 से बड़ा तब आएगा जब डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो 10% का हुआ है, प्राइस 10% से कम हो गए, लेकिन डिमांड का रिस्पॉन्स जो आया ना वो 20% से बढ़ गई। डिमांड डिमांड 20% से बढ़ गई और प्राइस 10% से कम हो गए। आपका आंसर यहां पे आया -2। मैंने फिर से बोला आपको कि माइनस साइन आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वैल्यू देखेंगे। ये 2 आई है, इसे बोलेंगे मोर देन 1। तो आपका आंसर इलास्टिसिटी का 1 से बड़ा कब आएगा? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे व्हेन परसेंटेज चेंज। एग्जाम में आप परसेंटेज पूरा वर्ड लिखेंगे, साइन नहीं लगाएंगे, मैं साइन लगा रहा हूं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन is more than percentage change in price। अगर डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से ज्यादा है, देखो 20% है, तो आपका आंसर आएगा मोर देन 1। सिंपल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा इस पे आपको ध्यान देना है। तो डायग्राम में आप अगेन फिर से एक ओरिजिनल इनिशियल प्राइस और एक इनिशियल क्वांटिटी जरूर लेके चलेंगे। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे आप लिखते हैं प्राइस पी।
अब प्राइस अगर आपके 10% से कम हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए आपने डिमांड में दिखाया 20% चेंज यानी राइज, डिमांड 20% से बढ़ी है, अब बाहर की तरफ बनाए इसको, और गैप जो आपका ये है, डिमांड का गैप जो आप दिखाएंगे वो प्राइस से डबल दिखाएंगे, क्योंकि आपने 20% लिया है, प्राइस में सिर्फ 10% का फॉल, डिमांड में 20% का राइज, तो ये गैप ज्यादा होना चाहिए, इसके बिना डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। नहीं तो प्राइस में इतना सा गैप दिखाना है आपको और डिमांड में ज्यादा दिखाना है। इस केस में आपका डिमांड कर्व जो बनेगा दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, लेकिन ध्यान दें डिमांड कर्व जो बनेगा आपका फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर कुछ इस तरह से। एक स्टीपर भी होता है, नेक्स्ट केस में दिखाऊंगा स्टीपर, फिर आप कंपेयर कर पाएंगे फ्लैटर मैंने क्यों बोला इसको। अभी आप थर्ड वाली डिग्री समझिएगा, फिर आप समझ जाएंगे फ्लैटर कर्व में क्यों बोल रहा हूं। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि ईडी मोर देन 1 का मतलब क्या है, मोर इलास्टिक है। आपका आंसर एक से बड़ा कब आएगा, आप बोलेंगे जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो। आपको दिख रहा होगा कि डिमांड में चेंज 20% का, प्राइस में सिर्फ 10% का है, तो आपका आंसर एक से बड़ा आएगा। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन इस नाम से आता है, व्हाट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज मोर इलास्टिक डिमांड, तो आप एक से बड़ी वाली डिग्री समझाएंगे। आपको नाम क्लियर है तो मजा आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड डिग्री की, जो है ईडी लेस देन 1। थर्ड डिग्री ईडी लेस देन 1, इसको बोलते हैं आप लेस इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक, या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हैं। आपका आंसर एक से कम कब आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको देखना है कि आपका आंसर एक से कम कब आएगा। अगर मैं बोलूं कि प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गए किसी कमोडिटी के, या कम हो गए, अब तक हम कम लेके चल रहे थे अब भी कम लेके चलेंगे, प्राइस 20% से कम हो गए मतलब माइनस, और डिमांड जो है आपकी वो 10% से बढ़ी, 10% से बढ़ गई यानी कि प्लस। आपका आंसर आप ध्यान से देखो -0.5 आता है। देखो माइनस तो हमेशा ही आना है, आप वैल्यू अगर देखें तो एक से कम है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम कब आती है, जब डिमांड का परसेंटेज चेंज जो है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम होता है। समझिए मैं क्या लिखूंगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर डिमांड का परसेंटेज चेंज प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम है, इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। वेरी वेरी सिंपल। अब इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है। डायग्राम में आप एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, आप लेते हैं क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं आप प्राइस। इतना आप सबको पता है। अब प्राइस में आपको इनिशियल प्राइस और एक इनिशियल क्वांटिटी जरूर लेनी है, दैट इज क्यू एंड पी। आपके प्राइस जो कम हुए हैं, आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में 20% से आपने प्राइस कम किए, गैप थोड़ा ज्यादा दिखाएं, और डिमांड आपकी सिर्फ 10% से बढ़ी है, तो ये वाला गैप अब आप कम दिखाएंगे क्योंकि डिमांड आपकी सिर्फ 10% से बढ़ी है। ओके, तो आपकी डिमांड 10% से बढ़ी है सर, डिमांड का चेंज है कम है प्राइस के चेंज। इस केस में आप ध्यान से देखें, आपका डिमांड का डाउनवर्ड तो आ रहा है लेकिन फ्लैटर नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं स्टीपर। अब मैं आपको कंपेयर कराता हूं कि क्या फर्क होता है फ्लैटर में स्टीपर। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को पहले देख लें अच्छे से। अब इस डायग्राम को देखें, देखिए ये फ्लैटर है और जो ये वाला है ये स्टीपर है। फ्लैटर थोड़ा इस तरह से होता है, स्टीपर थोड़ा खड़ा खड़ा सा होता है, ये स्टीपर है और आपको वो फ्लैटर है। तो ईडी लेस देन 1 में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होगा, और ईडी मोर देन 1 के केस में आपका डिमांड कर्व जो होगा वो फ्लैटर होगा। दोस्तों इसको आप ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
तो हमने अब तक 3 डिग्री कर ली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने 3 डिग्री करनी है। पहली ईडी इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 कब आएगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, तो इसमें डिमांड कर्व की शेप होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि दोनों में सेम सेम चेंज है एक्स वाई एक्सिस पे। और अब बात करते हैं ईडी मोर देन 1 की, तो आंसर आपका एक से बड़ा तब आएगा जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। आपका आंसर एक से कम कब आएगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम होगा परसेंटेज चेंज इन। ईडी मोर देन 1 के केस में डिमांड का फ्लैटर होगा, ईडी लेस देन 1 के केस में डिमांड का स्टीपर। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बाकी की 2 डिग्रीज की और बात कर लेते हैं। 4th डिग्री हमारे पास है ईडी इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये बताएं कि आपका आंसर 0 कब आएगा फॉर्मूला के हिसाब से। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर मैं 0 आंसर लाना चाहता हूं तो ऑब्वियस डिमांड में रिस्पॉन्स नहीं आया, ईडी इक्वल टू 0। तो डिमांड में आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्राइस आपके चेंज हो रहे थे। 10% लो, 20 लो, 50 लो, आपकी मर्जी है। 0 आंसर तब आएगा जब ऊपर 0 होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आपका ईडी 0 तब आता है जब डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ पर प्राइस चेंज। मैं लिखूंगा कैसे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when quantity demand when quantity demand does not change। डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज हो रहे हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा नेसेसिटी गुड के केस में होता है जब प्राइस कितना भी राइज हो जाए फॉल हो जाए, हम लेते ही लेते हैं, हम डिमांड में चेंज नहीं करते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंजेस टू क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज बट प्राइस चेंजेस। तो हम अगर डायग्राम की बात करें, जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में आपको क्या दिखाना है कि प्राइस जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन डिमांड में आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। चाहे प्राइस राइज हो जाए, चाहे प्राइस फॉल हो जाए, दोनों हो सकता है, लेकिन डिमांड में आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस केस में आप बोलोगे क्यू थी डिमांड, अब भी क्यू है लेकिन प्राइस चेंज हो गए। इस केस में आप बोलोगे आपका डिमांड कर्व जो है वो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसे वर्टिकल डिमांड कर्व बोलते हैं। तो ईडी इक्वल्स टू 0 के केस में डिमांड कर्व जो होगा आपका वर्टिकल होगा, वर्टिकल डिमांड कर्व, और होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। इसको भूले नहीं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि डिमांड कर्व की शेप क्या होती है ईडी इक्वल टू 0 में। और ध्यान रखें आपका आंसर 0 तब आता है जब डिमांड में चेंज नहीं होता पर प्राइस चेंज हो रहे होते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम डिग्री। इक्वल्स टू 1 आसान है, मोर देन 1 लेस देन 1 आ सकता है, 0 आंसर थोड़ा एक्सट्रीम डिग्री है। और आपका एक लास्ट डिग्री और बचती है, दैट इज ईडी इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। ये आपके 5th डिग्री है। 5 डिग्री होती है। आपका आंसर नॉट डिफाइंड अगर आता है, इसको आप बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर नॉट डिफाइंड कब आएगा? फॉर्मूला पहले देखिए क्या होता है। ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ध्यान से देखिए आपका आंसर नॉट डिफाइंड कब आएगा?
अगर मैं बोलूं कि डिमांड 20% से बढ़ गई, 40 से बढ़ गई, 100 से बढ़ गई, 200% से बढ़ गई, लेकिन प्राइस में ना के बराबर या फिर बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुआ, तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो आप इस डिग्री को रियल लाइफ में कैसे समझाएंगे कि प्राइस बहुत लिटिल बिट चेंज हुआ, मैं कह रहा हूं 0.001% से चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में कुछ ज्यादा ही चेंज आ गया, उसे बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when quantity demand changes, यहां डिमांड में चेंज करना है आपको, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट, डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है, एनी एक्सटेंट मतलब कितनी भी, विदाउट और लिटिल चेंज इन प्राइस। जब हम एग्जाम्पल समझाते हैं तो हम 0% दिखाते हैं, पर लिख सकते हैं लिटिल चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा ही हो गया, प्राइस में ना के बराबर चेंज हुआ, इट इज कॉल्ड ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब एग्जाम्पल आपने दे दिया, अब इसी का आप अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? इसमें डायग्राम में बच्चों को दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है, पर ध्यान से समझें। अब एग्जाम्पल को देख के समझें, पहले एग्जाम्पल लिया करें फिर समझाया करें। एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, प्राइस में चेंज नहीं लिया आपने बिल्कुल भी, तो डायग्राम में भी आप प्राइस में चेंज ना लें। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन प्राइस में चेंज ध्यान रखें आपको नहीं लेना, तब जाके आपका डायग्राम आपको समझ में आएगा। तो इस केस में डिमांड कर्व जो है आपका, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिमांड। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ईडी इक्वल टू 0 में जो आपका डिमांड कर्व था, वो पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस था, यहां पे पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है। इसको आप ध्यान रखें, ये था आपका ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। जब डिमांड में चेंज कितना भी हो जाए पर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है, इसे बोलते हैं ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब मैं आपको ना पांचों डिग्रीज के नाम फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। ईडी इक्वल टू 1 को हमने बोला था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी मोर देन 1 को हमने बोला था मोर इलास्टिक डिमांड या फिर इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं। ईडी लेस देन 1 को हमने बोला था लेस इलास्टिक डिमांड या फिर इन इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक लगता है, मैंने ईडी इक्वल टू 0 में यहां पर लिख रखा है गलती से परफेक्टली इलास्टिक, जबकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है दोस्तों, गलती से लिख दिया होगा मैंने। और ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड जो है, इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ध्यान रखें, ये पांचों नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि पांचों डिग्री को एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, पांचों डिग्री को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो मैं क्या बनाता हूं। मैंने सबसे पहले बनाया, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लेते हैं इसको। मैंने सबसे पहले बनाया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले वाई एक्सिस बनाया, अब बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका होता है ईडी इक्वल्स टू 0, सब जानते हैं। और अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इसको बोला था हमने नॉट डिफाइंड। नहीं याद आ रहा तो आप देख लो, यहां पर ये देखो कि नॉट डिफाइंड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन बीच में से जाता है, ना स्टीपर ना फ्लैटर, ये आपका होता है ईडी इक्वल्स टू 1। अगर आपका डिमांड कर्व फ्लैटर होता है इस तरह से, इसे बोला था ईडी मोर देन 1। अगर आपका डिमांड कर्व स्टीपर होता है, इसे बोला था हमने लेस देन 1। ध्यान से देखो, पांचों डिग्रीज एक सिंगल डायग्राम में एक साथ कितनी सुंदर लगती है कि नहीं? तो ये आपका प्राइस और यहां आपकी क्वांटिटी डिमांड, पांचों डिग्री एक सिंगल डायग्राम में इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको आया समझ? तो हमने अभी पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है,
और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसकी डिग्रीज कौन सी होती है। अभी आप ध्यान से नोट्स में देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। हमने ये पढ़ा कि डिमांड फॉर कॉमोडिटी अफेक्टेड बाय मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा है कि डिमांड बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, जैसे कि ओन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इस तरह से हो सकती है। अगर मैं ये बोलूं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी निकल सकती है। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लेना है आपको, और नीचे आप जो वो इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इनकम लेंगे नीचे। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी। सर वो समझाओ ना। फिर देखो वो समझते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल। हमने समझाया प्राइस इलास्टिसिटी को विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिस कॉमोडिटी की डिमांड की बात हो रही है उसी कॉमोडिटी के प्राइस की बात हो रही है, ध्यान रखें। तो आपका आंसर जो आया वो नेगेटिव आया। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन में बी इग्नोर्ड। सर क्यों, देखिए पढ़िए ध्यान से। कह रहे द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस, कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपका आंसर आ रहा है ना 2 -1 0.5 जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है, because of inverse relationship between price and quantity demand. So negative sign always implied, इसलिए लगाते हैं माइनस साइन। अब आप कन्फ्यूजन में ना रहे तो माइनस साइन इग्नोर भी कर सकते हो आप सिर्फ वैल्यूज देखें। आप सिर्फ वैल्यूज देखें। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, -2 ज्यादा है या -4 ज्यादा है। हम बोलेंगे इनमें से कौन सी इलास्टिसिटी ज्यादा है, कौन सी मोर इलास्टिक है। तो आप बोलेंगे सर -4 इज मोर इलास्टिक। माइनस साइन को इग्नोर करें, सिर्फ वैल्यू देखें, 2 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 इज मोर इलास्टिक देन -2। ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें। तो डिग्रीज में हमने 5 डिग्रीज पढ़ी, 1 2 3 4 और ये 5। पांचों डिग्रीज पढ़ने के बाद हमने पांचों डिग्रीज को एक साथ सिंगल डायग्राम में बनाकर दिखाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने अब तक कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक कराने वाला हूं, दैट इज जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना फ्लैटर कर्व होगा। इसको भूलना नहीं है। क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व, लोअर द इलास्टिसिटी स्टीपर द कर्व। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, हमने पढ़ा ना मोर देन 1 के केस में फ्लैटर कर्व होता है डिमांड कर्व, लेस देन 1 में स्टीपर कर्व होता है। तो एक बात बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना फ्लैटर कर्व होगा, जितनी कम इलास्टिसिटी होगी उतना स्टीपर कर्व। अब देखें मैं इसको प्रूव कैसे करता हूं। मैं इसको प्रूव कैसे करता हूं, मैंने एक इनिशियल प्राइस लिया और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड ले ली, इतना आप सबको आता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी मैंने ले लिया, यहां पर क्वांटिटी डिमांड और यहां पर प्राइस। प्राइस में मैंने चेंज किया 10% का फॉल, लेकिन डिमांड जो है वो 20% से बढ़ गई। कितने परसेंट से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। इसको मैं Q1 लिख देता हूं, ठीक है, 20% से बढ़ गई। इस केस में डिमांड कर्व जो आएगा आप सबको पता है फ्लैटर आएगा, क्योंकि मोर देन 1 का केस है, फ्लैटर कर्व आ गया। अगर मैं इसी प्राइस को देखूं P1 को, प्राइस मेरे 10% से कम हुए थे, सबको दिख रहा है, लेकिन डिमांड अगर मैं सिर्फ सिर्फ 10% से या 5% से बढ़ा था, इतनी बढ़ा था, सिर्फ 5% से बढ़ा था, पहले वाले केस में ही प्राइस 10% से कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड में सिर्फ 5% से बढ़ा था, तो मेरा डिमांड कर्व यहां से बनता, यस और नो, ऐसा ही बनता ना D1। आपको दो डिमांड कर्व एक साथ बने हुए दिख रहे होंगे। पहले वाले केस में डिमांड को 20% से बढ़ाया था, ज्यादा रेट से बढ़ाया था, तो डिमांड कर्व फ्लैटर था। अगर मैं डिमांड को सिर्फ 5% से बढ़ाता, डिमांड कर्व मेरा ऐसा बनता, स्टीपर बनता। मतलब जितनी कम रिस्पॉन्स होगी, जितनी कम इलास्टिसिटी होगी, उतना स्टीपर कर्व होगा।
जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना रिस्पॉन्स होगा डिमांड में, उतना फ्लैटर कर्व, इसलिए हम बोलते हैं स्टीपर द कर्व, लेस द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, हायर द इलास्टिसिटी, या हायर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, लोअर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व। इसको आप डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा प्रूव करता हूं, देखो फिर से एक बार। अगर प्राइस में आप ओपी और ओक्यू ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, आपका प्राइस 10% से कम हुआ है, आपकी डिमांड सिर्फ 5% से बढ़ी है, आपका डिमांड कर्व कैसा आने वाला है? सर स्टीपर आने वाला है। अगर मैं इसी डायग्राम में ये करता कि प्राइस 10% से कम हुए हैं, लेकिन डिमांड को मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ाता, अगर बढ़ाता, इतना बढ़ा देता, मान लो ज्यादा रेट से बढ़ा देता, तो मेरा डिमांड कर्व जो है वो यहां से जा रहा होता ना, सिंपल। तो जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स दिखाओगे डिमांड में, उतना फ्लैटर कर्व हो। ये वाला कर्व कौन सा है? फ्लैटर। और ये वाला कर्व कैसा है? स्टीपर। जितना ज्यादा आप डिमांड का रिस्पॉन्स दिखाओगे, उतना फ्लैटर कर्व होगा, जितना कम रिस्पॉन्स दिखाओगे, उतना स्टीपर कर्व होगा। इसलिए हम बोलते हैं हायर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, लोअर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में। आपके सामने यहां पर ये टॉपिक है, देखो आपकी बुक्स में होगा, आपके नोट्स में होगा। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को ध्यान से करें, डायग्राम को 2 बार बनाएं, फिर प्रैक्टिस होगी। समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन परसेंटेज मेथड। ये एक क्लास और लगेगी, ये चैप्टर आपका तब तक फिनिश होगा। आज हम सिर्फ डिग्रीज पढ़ी है हमने, और फ्लैटर द कर्व यानी मोड इलास्टिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा है, स्टीपर वाला पढ़ा है। ये टॉपिक करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करेंगे। तो इतना अच्छे से रिवाइज करो, मैं कह रहा हूं लर्न कर लो, टिप्स पे कर लो, तब मजा आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट आते हैं आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।